स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 13.1 का आगाज़ करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय। वो कह रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉपर वायर के एंड से अक्रॉस अप्लाई किया गया है और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर क्या कर दिया जाए। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और बी में लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर, यानी कि लेंथ वायर की और उसका टेम्परेचर दोनों डिक्रीज करने से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें करने से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वर्क डन ऑन चार्ज होता है। इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो वर्क डन ऑन द चार्ज बढ़ रहा है, और वर्क डन बढ़ने का मतलब चार्जेस पे लगने वाली फोर्स बढ़ रही है। इसका मतलब फोर्स के बढ़ाने से चार्जेस की जो मूवमेंट है, यानी कि जो स्पीड होगी वो भी फास्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट जिसमें लिखा हुआ था डिक्रीजिंग द लेंथ। आपको पता है लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। अगर आप लेंथ कम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वायर के अंदर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और टेम्परेचर भी आप कम कर रहे हैं। आपको पता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर भी कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस के कम होने से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, और करंट के बढ़ने का मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा। जब चार्ज का रेट बढ़ता है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इन लेंथ एंड टेम्परेचर डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात थी जो यहाँ मैंने लिख दी है कि आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें कम हो रही हैं तो उसकी वजह से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13.2 की हम बात करते हैं। बेटा 13.2 में लिखा हुआ है डू बेंड्स इन अ वायर इफेक्ट्स इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या एक तार के अंदर बेंड पैदा किया जाए या उस तार को टेढ़ा कर दिया जाए या उसको बेंड कर दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि उसकी लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया तब्दील ना हो। अगर आप किसी वायर को बेंड कर रहे हैं और उस बेंडिंग की वजह से उसकी रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उसका एरिया और लेंथ चेंज नहीं हो रही। आपको पता है ना, रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पे डिपेंड करते हैं। एरिया वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ आपको पता है रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब बेंड्स की वजह से उस वायर की रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेंड की वजह से उस तार की लेंथ में इजाफा हो जाता है या लेंथ कम हो जाती है या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से उस तार की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ सकता है। वो कम या ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेकिन जब तक सिर्फ बेंड है बट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ तब्दील नहीं हो रही, जो कि इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ बेंड पैदा किया जा रहा है, तो इन दैट केस उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे सिर्फ बेंड की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तब्दील नहीं हो जाते। तो इसमें जो इसका आंसर लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक तो नेचर पे डिपेंड करते हैं कंडक्टर की, लेंथ पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। तो आगे लिखा हुआ है एनी बेंड्स इन अ वायर डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लेंथ, यानी कि कोई भी बेंड अगर उसकी वायर की लेंथ में कोई फ़र्क पैदा नहीं कर रहा, एरिया और नेचर ऑफ द वायर, एरिया पे या उसकी वायर की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके बेंड से, तो रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल नॉट बी अफेक्टेड। जी बेटा, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13.3 की तरफ आ जाते हैं। 13.3 आपके पास कलर कोडिंग के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द वायर गिवन इन द फिगर। आपके पास दो फिगर्स दी हुई हैं और उनके कलर्स दिए हुए हैं। यहाँ मैंने फिगर तो नहीं बनाई हुई लेकिन उनके कलर्स मैंने यहाँ लिखे हुए। ए पार्ट है और बी पार्ट है। व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच,
यानी कि उनकी टॉलरेंस कितनी होगी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेंस। और आपने ये भी बताना है कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। कलर कोडिंग के टॉपिक के अंदर आप ये देख चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए में जो डायग्राम दी हुई, अगर आप अपनी बुक में देखें उसमें जो डायग्राम दी हुई है उसके ऊपर उन्होंने कलर मेंशन किए हुए हैं। तो उसमें जो पहला कलर दिया हुआ है दैट इज ब्राउन, उसके ऊपर लिखा हुआ, अगर आप बुक पे गौर से देखें तो उस पर रजिस्टर बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पहला कलर ब्राउन है, दूसरा कलर ग्रीन है, तीसरा कलर उसका रेड है और चौथा कलर उस पर गोल्ड है। तो आपको पता है कि जो आपके पास टेबल है कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करने वाला, तो उसमें जो ब्राउन कलर है उसका जो नंबर है आपको पता है उसका कोड 1 है, जबकि ग्रीन का कोड 5 है और थर्ड कलर जो रेड है उसका कोड 2 है। और आपको पता है थर्ड कलर जो होता है वो नंबर ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका नंबर 2 है तो 2 जीरोज आ जाएंगे। और आपको पता है कि लास्ट वाला कलर उसकी डायग्राम के अंदर गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, 1, 5 और 00 यानी कि 1500 ओहम बनेगी। और ये 5% उसके अंदर क्या होगी, कमी बेशी आ सकती है जब उसकी वैल्यू को प्रॉपरली ओहम मीटर के जरिए मेजर किया जाएगा। तो उसकी टॉलरेंस को प्लस माइनस करके आप कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि 1500 जो कि उसकी रेजिस्टेंस है जो आपने कलर कोडिंग से निकाली है, और गोल्ड कलर जो कि 5% टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी इसी तरह बी पार्ट में है, बी पार्ट में भी एक रेजिस्टेंस आपके सामने बनी हुई आपको नजर आ रही होगी बुक के ऊपर। उसमें जो पहला कलर उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ इट इज़ येलो, दूसरा कलर उन्होंने व्हाइट रिप्रेजेंट किया हुआ है, तीसरा ऑरेंज रिप्रेजेंट किया हुआ और चौथा सिल्वर है। और आपको पता है पहला कलर फर्स्ट डिजिट देगा, आपको पता है येलो कलर का जो कोड होता है वो 4 होता है, और सेकंड कलर जो व्हाइट दिया हुआ व्हाइट का जो कोड है वो बेटा 9 है, और तीसरा जो कलर है वो ऑरेंज है, ऑरेंज का जो कोड है वो 3 है। तो लेकिन थर्ड बैंड आपको पता है नंबर ऑफ जीरोज देता है, अगर इसका कोड 3 है तो 3 जीरोज आ जाएंगे। ये 3 जीरोज आपके पास आ गई तो आपके पास ये वैल्यू कितनी बनी ओहम्स के अंदर, 49,000 ओहम। तो 49,000 ओहम के अंदर कितनी वेरिएशन आ सकती है वो हमें चौथा बैंड बताता है जिसको हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं। आखिरी बैंड आपके पास सिल्वर है और सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है वो 10% होती है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 10% ज़्यादा या कम हो सकती है, इसकी रेंज 10% आगे पीछे हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें प्लस माइनस 10% आप यहाँ लिख देंगे। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये उस ऊपर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इट मीन्स द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन वैल्यू, यानी कि ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है जो कि कलर कोड के जरिए आपने निकाली है, इसके अंदर पॉसिबल वेरिएशन कितनी आ सकती है, वो वेरिएशन आपको कौन देता है, टॉलरेंस बैंड देता है। तो सिल्वर के केस में इसकी वैल्यू 10% थी, तो मैंने यहाँ प्लस माइनस 10% लिख दिया, यानी कि 10% इसमें वैल्यू बढ़ भी सकती है, 10% वैल्यू इससे कम भी हो सकती है। वो 10% या 5% आपने किसका लेना होता है, उसी वैल्यू का जो वैल्यू आपने कलर कोडिंग से फाइंड की है। इन दिस केस 49,000 और ऊपर वाले केस में 1500 थी। क्वेश्चन नंबर 13.4 देखिए, इसमें लिखा हुआ व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में क्यों इजाफा हो जाता है किसी कंडक्टर के, ये चीज आपने एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें लिखा हुआ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द कोलिजन। आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो मूव करते हैं तो वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, उसके साथ साथ कंडक्टर की वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर टकराव पैदा होता है और टकराव की वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस, और उसकी टकराव की वजह से टेम्परेचर राइज कर जाएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। और उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन का, यानी कि उसके जो लेटिस के एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन है, टेम्परेचर के बढ़ने से वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और उसके एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से जो चार्जेस उसमें से गुजर रहे होंगे उनके उन एटम्स के साथ टकराने की शरह भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टकराने की शरह बढ़ने से टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में इजाफा होता चला जाएगा। इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। सिंपल इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आया कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है उसमें इजाफा हो जाता है। क्यों इजाफा हो जाता है, क्योंकि कोलिजन रेट बढ़ जाता है। कोलिजन रेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बम्पिंग ऑफ एटम्स, यानी कि उस लेटिस के एटम्स की बम्पिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें से गुजरने वाले चार्जेस की उनके साथ टकराव की जो शरह है या टकराव की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, टकराव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं हीटिंग इफेक्ट और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट बेटा। तो इसके अंदर इस तरह से टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाएगा। आपने रीज़न बताना था, वो रीज़न इसके अंदर मेंशन्ड है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें लिखा हुआ व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। ये मैं आपको थ्योरी में भी समझा चुका हूँ कि आपने बताना है कि इसमें क्या डिफिकल्टीज हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट बल्ब कौन सा बल्ब होता है,
जिसके अंदर स्प्रिंग होता है। वो बल्ब आप लोगों ने घरों में पुराने ज़माने में लगे हुए देखे होंगे, आजकल भी शादी ब्याहों में आम इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस येलो लाइट वाला बल्ब होता है उसके अंदर स्प्रिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। वो कह रहा है फिलामेंट बल्ब को आपने चेक करना है कि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें डिफ़िकल्टी आपके सामने क्या आती है? इसमें डिफ़िकल्टी आपके सामने ये आती है कि जब आप फिलामेंट बल्ब को ऑन करते हैं तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस वेरी करना शुरू कर देती है। और उसकी अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रही है तो वो मजीद ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द डिफ़िकल्टी कि आप ओहम्स लॉ को इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते ख़ास लिमिट के बाद। तो इसमें जो इसमें आंसर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायर्ड क्वेश्चन, लिखा हुआ है ओहम्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर कंडक्टर ऑफ गिवन रेजिस्टेंस आर एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जब तक के टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक उसकी रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की आर रहेगी। लेकिन फिलामेंट बल्ब के केस में क्या हो रहा है उसे हम देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यही बात मैंने अभी आपको बताई, जैसे ही आप बल्ब को क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, बट ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही मैंने आपको बताया कि वो ग्रेजुअली टेम्परेचर की वजह से बढ़ना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कंडक्टर की आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें लिखा हुआ है हैंस द फिलामेंट ऑफ बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम ओहम्स लॉ को फिलामेंट बल्ब के ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाती। आपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट हाफ देख लिया था। आज के लेक्चर का आगाज़ हम क्वेश्चन नंबर 13.6 से करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन दी 100 वोल्ट 220 वोल्ट बल्ब। वो कह रहा है कि क्या जो फिलामेंट बल्ब है यहाँ, इनमें से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी है, वो 500 वॉट का बल्ब है और 220 उसके वोल्टेजेस हैं। वोल्टेज सबके सेम ही होंगे, 220 पे ऑपरेट होता है, 220 पे। वॉट कितने हैं, 500 वॉट का बल्ब है। और दूसरा बल्ब है जो 100 वॉट का बल्ब है और उसके वोल्टेज तो सेम ही है, 220 वोल्ट। इन दोनों बल्ब्स में से आपने बताना है किस बल्ब की रेजिस्टेंस दूसरे बल्ब से ज़्यादा है, किसकी हायर है और किसकी लोअर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला V × I होता है, और आपको वोल्टेज और पावर दी गई है। तो वोल्टेज और पावर आपको दी हो और आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप किस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके सामने मौजूद है। P = V²/R। वैसे तो पावर के 3 रिलेशन होते हैं, P = VI, P = I²R एंड P = V²/R। और ये फॉर्मूला यहाँ सूटेबल है, क्यों? क्योंकि आपको पावर और वोल्टेज दे दिया गया है, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे इन दिस केस। आपने चूंकि रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस को रीअरेंज करके आप निकाल सकते हैं, R will be equal to V²/P। राइट बेटा, अब ये वाला जो रिलेशन है आप दोनों केसेस में यूज करेंगे। जो पहला केस है उसमें पावर दी हुई है 500 वॉट और उसमें वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। आपके पास पावर अगर 500 वोल्ट है और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, इन दैट केस अगर आप इसी फॉर्मूले में R1 रेजिस्टेंस पहले केस की निकालने चाहते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करें तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 96.8 ओम आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस आई वो 96.8 ओम आई। अब देखते हैं कि सेकंड केस के अंदर रेजिस्टेंस कितनी बनेगी। सेम फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे, लेकिन पावर इस केस में 100 वॉट है, फर्स्ट केस में कितनी थी, 500 वॉट। अब यहाँ इस केस के अंदर आपने वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, V²/R। V आपके पास सेम था 220 वोल्ट, जो कि आपने यहाँ स्क्वायर कर लिया इसका, और 100 इसकी पावर नीचे आ गई। राइट, इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो 484 ओम आई। तो साफ जाहिर आ रहा है कि सेकंड केस के अंदर फर्स्ट केस की निस्बत जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो बल्ब जिसकी पावर रेटिंग कम होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और वो बल्ब जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पावर का रेजिस्टेंस के साथ जो ताल्लुक है वो इन्वर्स है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ऑफ पावर। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ आपने रिजल्ट में यही बताना था कि R1 जो है वो लेस होगा किससे, R2 से, यानी कि फर्स्ट केस की रेजिस्टेंस सेकंड केस की रेजिस्टेंस से क्या होगी, कम होगी। यही चीज़ आपने रिजल्ट में लिखनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ 500 वॉट बल्ब विल बी लेस देन 100 वॉट बल्ब। राइट बेटा, जी बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। आपने एक ऐसा सर्किट बताना है जो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल आपको दे रहा हो। तो आपने दो तरह के सर्किट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। पहला सर्किट जो आपने पढ़ा था जो आपको कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल दे रहा था या पोटेंशियल डिवाइड कर रहा था, दैट वाज रियोस्टैट।
अब रियोस्टैट के अंदर आपने रियोस्टैट का जो सेकंड यूज पढ़ा था वो यही था कि आप इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब रियोस्टैट एज पोटेंशियल वेरिंग डिवाइस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रियोस्टैट की कंस्ट्रक्शन आप जाके थ्योरी में देख लीजिएगा, ये थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आपके पास दूसरा जो सर्किट था जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, दैट वाज पोटेंशियोमीटर। इसमें भी आपने देखा कि पोटेंशियोमीटर को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को वेरी कर रहे हैं। तो एक ये भी क्या है, ये भी एक पोटेंशियल वेरिंग डिवाइस है। तो इन दोनों डिवाइसेस को आप ऊपर टॉपिक्स में जाके देख सकते हैं, इन दोनों को आप एज पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल इन दोनों सर्किट्स के अंदर क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा। तो ये दो सर्किट्स है जिनके नाम मैंने आपके सामने दे दिए, इनको टॉपिक्स में जाके आप इसकी डायग्राम देख लीजिएगा जो आपके पास कैसे बिहेव कर रहे होंगे कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पर। राइट बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। वो कह रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में से करंट ड्रॉन यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसके बढ़ने से किस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है ईएमएफ वाले टॉपिक के अंदर। वहां आपने देखा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। कितना कम होता है, IR। राइट, IR क्या है, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, I करंट है जो उसमें से फ्लो कर रहा है। अगर I बढ़ेगा, I के बढ़ने की वजह से ये टर्म जो आपके सामने लिखी हुई है ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज होगी तो E में से माइनस होने वाली वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आंसर आना शुरू होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और आंसर किसके बराबर आ रहा है, वो आंसर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब करंट के बढ़ने से ईएमएफ में से माइनस होने वाली जो वैल्यू है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वो बराबर किसके आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। इट मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, व्हेन करंट I is increased the terminal potential difference VT across the internal resistance small r increases as EMF E of the battery remains constant, so the terminal potential difference VT decreases। यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। राइट बेटा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये भी आपने टॉपिक किया है, व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इससे आप अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, एंड में आपके पास व्हीटस्टोन प्रिंसिपल निकलता है जो कि एक फॉर्मूला था जो कि R1 ओवर R2 R3 ओवर R4 है। उस रिलेशन को यूज करते हुए अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस नॉन हैं तो आप 4th रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। वही व्हीटस्टोन ब्रिज की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखकर आप बताएंगे अगर 3 रेजिस्टेंसेस आपको नॉन हो तो आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए 4th रेजिस्टेंस जो कि अननोन होगी उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम भी बना सकते हैं जो सर्किट डायग्राम आपको मैंने इसके टॉपिक में बताई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ सी थ्योरी व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है या आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं और न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस में देखेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। उसमें से जो चंद एक MCQs हैं वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज हम फर्स्ट 20 MCQs देखने जा रहे हैं, जिसमें जो पहला MCQ है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। जी बेटा, अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट MCQ इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम हैव 4th बैंड ऑफ सिल्वर कलर देन इट्स अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी। आपसे अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछी गई है और उसका 4th बैंड सिल्वर है, जबकि आपके पास जो उसकी रेजिस्टेंस आई है कलर कोडिंग के जरिए वो 500 ओम है। राइट, तो 500 ओम अगर सिल्वर बैंड चौथा बैंड होता है तो आपको पता है 10% टॉलरेंस होती है। अगर मैं इस 500 का 10% निकालूं तो वो 10% आपके पास इसका आएगा 50।
तो 10/100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 50। तो आपको पता है ना, वही 50 इसमें ऐड करना होता है, वही 50 इसमें से माइनस भी करना होता है। ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगी, और इसमें से माइनस करेंगे तो लोअर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसमें अगर 50 में ऐड करूँ तो मेरे पास अपर लिमिट क्या बनती है, 550। इसका मतलब इसकी जो अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 550 ओहम हो गई। तो यहाँ आप देखें 550 ओहम कौन सी ऑप्शन है, वो आपके पास बीटा ऑप्शन है, जो कि राइट ऑप्शन है बेटा, राइट। तो बाकी ऑप्शंस भी अपने गौर से देखेंगे, लेकिन ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 550 राइट ऑप्शन बन रहा है। जी बेटा, आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें लिखा हुआ है सेकंड एमसीक्यू में, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज एज इट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ वायर। एक वायर में से जब करंट गुजरता है, जब तक कि उसके डिफरेंट पैरामीटर सेम रहते हैं, यानी कि टेम्परेचर वगैरह सेम रहता है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि लेंथ और उसके फिजिकल फैक्टर सेम रहते हैं, तब तक उसमें से गुजरने वाले जो चार्जेस हैं उनकी जो मोशन होगी, यानी कि उनकी जो मूवमेंट होगी, वो एक खास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और वो कांस्टेंट होगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है बेटा वो अल्फा ऑप्शन है, दैट विल बी कांस्टेंट, राइट। तो इसके बाद थर्ड एमसीक्यू हम देख लेते हैं। थर्ड एमसीक्यू में बेटा लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, ठीक है। और यहाँ आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट देखें तो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है वो नीचे वाले रेजिस्टेंस को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। ऊपर और नीचे दो रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, और दोनों रेजिस्टेंसेज जो हैं उनका यूनिट क्या है, ओहम। तो ऊपर वाला ओहम नीचे वाले ओहम से कैंसिल हो जाएगा। देयर विल बी ओनली वन यूनिट दैट विल बी ऑफ राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन, जो कि स्मॉल टी है। स्मॉल टी क्या था उस फॉर्मूले के अंदर, राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपके पास इसीलिए अल्फा का जो यूनिट आता है वो पर केल्विन आता है। पर केल्विन का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा, जो कि टेम्परेचर है, और इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो चार्ली ऑप्शन होगा, टेम्परेचर, राइट बेटा। अब इसके बाद हम फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन एमसीक्यू में लिखा हुआ है, हीट जनरेटेड बाय अ 40 वॉट बल्ब इन 1 आवर इज। आपने एक 40 वोल्ट का बल्ब है, 1 घंटे में जितनी वो हीट जनरेट करेगा आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि आपके पास जो 40 वॉट ये पावर है, और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स ये आपके पास टाइम है। तो आप अगर उसका वर्क डन निकाल लेते हैं, वही वर्क डन बल्ब के अंदर एज हीट अपीयर होगा। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है, W/T होता है, अगर आपको याद हो, पावर इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ से T आपको दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है, तो आप W इज इक्वल टू PT लिख सकते हैं, P इंटू T, यानी कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 40 को 3600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द हीट जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर बल्ब, जिसकी पावर की वैल्यू 40 वॉट है, और वो 1 घंटा अगर जला है तो उसके ऊपर जो हीट जनरेट होगी वो कितने जॉल होगी, 1,44,000 जॉल। तो आपके पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जी बेटा, फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ अगर हम आए, इसमें लिखा हुआ है, विद द राइज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब देखिए, टेम्परेचर के राइज करने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। तो रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट लीनियरली, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, तो लीनियरली ये डिक्रीज करेगी। तो चार्ली ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट ऑप्शन है बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट बड़ा आसान सा एमसीक्यू इसमें लिखा हुआ है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ब्लैक कलर इन कार्बन रेजिस्टर इज। आपने वो टेबल पढ़ा होगा, कार्बन जो कार्बन रेजिस्टेंस की कोडिंग थी, उसके अंदर जो ब्लैक कलर था वो पहले नंबर पे था, राइट। पहले नंबर पे आपका पहला कोड क्या था, 0 से लेकर 9 तक कोड्स आते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए जो ब्लैक कलर इसका कोड क्या है, 0। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगी, इट विल बी अल्फा, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी कि 0, राइट बेटा। सेवंथ वन देखिए, इसमें लिखा 1 ओहम इज इक्वल टू, आपने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, तो R विल बी इक्वल टू V ओवर I। तो R का यूनिट क्या होता है, ओहम, तो V ओवर I क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पेयर। इसका मतलब 1 ओहम 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर के बराबर होगा, जो कि बीटा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपको याद होना चाहिए। जी बेटा, 8th वन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपकी बुक के अंदर आपको दी हुई है, जिसमें उसने डायरेक्टली बताया है कि ईल एक मछली है जिसकी हेड और टेल के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जिसकी वैल्यू उसने आपको बताई हुई है 600 वोल्ट। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। जी बेटा, 9th एमसीक्यू इसमें लिखा हुआ, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स R/2, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस आधी हो जाती है काटने की वजह से। व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टिविटी। आपको पता है रेजिस्टिविटी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और
ये सेम रहेगी। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगी लेंथ या एरिया के चेंज होने की वजह से, बट रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम रहेगी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। जी बेटा, 10th MCQ में लिखा हुआ अ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द रीडर इज डिनोटेड बाय। रीडर का मतलब अगर मैं किताब रीड कर रहा हूँ वो करंट मेरी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड करंट को हम हमेशा डॉट सिंबल से शो करते हैं। अगर करंट अवे फ्रॉम रीडर जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है या इनटू द पेपर जा रहा है, तो उसको क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ उसने आउटवर्ड यानी कि टुवर्ड्स रीडर, यानी कि अगर मैं रीडर हूं तो मेरी तरफ करंट आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा होगा तो वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है। जी बेटा, 11th वन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ इन कार्बन रजिस्टर द वैल्यू ऑफ ब्लू कलर इज। ये बेटा ब्लू कलर की जो वैल्यू वो 6 होती है, ये भी आपको टेबल से ज़बानी याद करनी पड़ेगी। जी 12th वन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ व्हेन अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 2 सेकंड द करंट इन द कंडक्टर इज। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आपने करंट की वैल्यू बतानी है। Q आपके पास 5 माइक्रोकूलम है, टाइम आपके पास 2 सेकंड है, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना। इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर बनेगा 2.5 माइक्रो एम्पेयर, यानी कि डेल्टा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन होगा करंट के फॉर्मूला के मुताबिक। जी बेटा 13 वन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में गुजरने वाला जो चार्ज है उसको हम करंट का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन है करंट की, तो अल्फा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। जी बेटा 14 MCQs में लिखा हुआ है इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन द चेंज इन पोटेंशियल इज। आपको पता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपके पास वो क्या जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल जाए तो आपका जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इनिशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करने से पॉजिटिव आंसर आएगा, तो आपके पास पोटेंशियल चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट, फाइनल हायर होगा और इनिशियल लोअर होगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका करंट ट्रेवर्स कर रहा है किसी रेजिस्टेंस को, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि फाइनल माइनस इनिशियल आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि हायर माइनस लोअर करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। ये आपके रूल्स के अंदर लिखा हुआ, जो रूल्स आपको सर्किट को सॉल्व करने के लिए बताए गए हैं। जी बेटा इसमें MCQ नंबर 15 इसमें लिखा हुआ है 3 1 ohm resistors are connected in the form of a triangle. The resistance between any two corners. आपने किसी भी दो कॉर्नर्स के दरमियान रेजिस्टेंस बतानी है। आपको पता है अगर एक ट्राइंगल की शक्ल में 3 रेजिस्टर लगे हुए तो दो रेजिस्टेंस तो आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अगर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है तो आपके पास उनकी वैल्यू आएगी 2 ohm। तो वो 2 ohm 1 ohm के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल की रेजिस्टेंस आप कैसे सॉल्व करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो उसको सॉल्व करें, फिर रेसिप्रोकल लें, तो उसको सॉल्व करके उसका रेसिप्रोकल लेने से आपके पास जो आंसर बनेगा इट विल बी 2/3 ohm। ये पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा एट द एंड। शुरू में दो रेजिस्टेंसेज आपकी सीरीज में आ जाएंगी और जो तीसरी है वो आपकी पैरेलल में आ जाएगी। इसकी डायग्राम इंशाल्लाह मैं रेगुलर लेक्चर में आपको दिखा दूंगा। जी बेटा 16th MCQ में लिखा हुआ फॉर ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन V एंड I। आपको पता है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओहमिक डिवाइसेस के केस के अंदर, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आ स्ट्रेट लाइन चार्ली ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन। जी बेटा 17 देखिएगा इफ 1 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड देन द करंट इज। अगर इतने सेकंड के लिए इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो करंट की वैल्यू आपने बतानी है। करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। कैपिटल Q बराबर होता है NE। N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, एंड E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और टाइम आपको T दिया हुआ है। राइट, तो आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हुए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है, आपने उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करके इतने टाइम से 1 × 10⁻6 से डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे I = NE/T वाला फॉर्मूला लगाकर, NE Q के बराबर होता है, तो उस फॉर्मूले को लगाकर ये आपके पास राइट ऑप्शन आएगा 1.6 × 10⁻6 एम्पीयर। जी बेटा 18 MCQ इसमें लिखा हुआ है इफ फोर्थ बैंड ऑन अ कार्बन रेजिस्टर इज ऑफ सिल्वर कलर देन इट्स टॉलरेंस इज। आपको पता है सिल्वर कलर की जो टॉलरेंस है वो 10% होती है। ±10% का मतलब जो वैल्यू आप कलर कोडिंग से लगाएंगे 10% वैल्यू उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, या उसके दरमियान कहीं लाई कर सकती है। तो ये टॉलरेंस आपको रेंज देगी। जी बेटा MCQ नंबर 19 में लिखा हुआ अ बैटरी मूव अ चार्ज ऑफ 40 कूलम अराउंड द सर्किट एट कॉन्स्टेंट रेट इन 20 सेकेंड। इतना चार्ज कॉन्स्टेंट रेट पे इतने सेकंड के अंदर मूव कर रहा है। द करंट विल बी, आपने करंट बताना है, चार्ज आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करें आपके पास 2 एम्पेयर करंट आ जाएगा। 40 / 20 तो 2 एम्पेयर आपके पास आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जी आज का हमारा जो लास्ट MCQ है इट इज़
मोह पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, मोह पर मीटर ये पर ओहम पर मीटर है, और पर ओहम पर मीटर जो यूनिट होता है वो कंडक्टिविटी का होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा या इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पर ओहम को हम लिख सकते हैं मोह, तो पर ओहम पर मीटर जो यूनिट है वो बेटा कंडक्टिविटी का होता है। तो डेल्टा ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। जी बेटा आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, और अगले एमसीक्यूज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा आज मैं एमसीक्यूज़ के नेक्स्ट पोर्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको आइडिया है कि लास्ट लेक्चर में आपने 20 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, उसके बाद आज हम 21st एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। इसका जो 21st एमसीक्यू वो लिखा हुआ है, किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपको पता है कि पहला रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज एंटरिंग अ पॉइंट विल बी इक्वल टू चार्ज लीविंग अ पॉइंट। तो आपके पास यहाँ जो आपके पास अल्फा ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है यानी कि चार्ज। 22nd में लिखा हुआ है फॉर एन ओपन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी। ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर सकता, करंट को हमेशा क्लोज पाथ चाहिए फ्लो होने के लिए, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ओपन सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, 0। तो बीटा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। जी बेटा 23rd एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द थर्मिस्टर्स कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू। आपको पता है थर्मिस्टर टेम्परेचर की जो चेंजिंग है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इसको डिफरेंट किस्म की अप्लाइंसेस में टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगी इट विल बी चार्ली ऑप्शन, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जी 24th एमसीक्यू लिखा हुआ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज। आपको मैंने पहले भी इसमें एक एमसीक्यू आया था, उसमें बताया था कि लेंथ और एरिया के चेंज होने से किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया और लेंथ के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। जी बेटा 25th में लिखा हुआ द रिलेशन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स E1 ओवर E2 इज इक्वल टू। ये आपने कंपैरिजन लास्ट आपने एप्लीकेशन पढ़ी थी पोटेंशियोमीटर की, जिसमें आपने बताया था कि ये दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ आपने कंपैरिजन में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि E1 ओवर E2 विल बी इक्वल टू L1 ओवर L2, जो लेंस वहाँ आप सेट करेंगे ऑन पोटेंशियोमीटर जोकी की मदद से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगी बेटा इट विल बी अल्फा ऑप्शन, L1 ओवर L2। जी बेटा 26 में लिखा हुआ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर कॉल्ड। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर को थर्मिस्टर कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन ही है थर्मिस्टर्स की कि ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स है। 27 में लिखा हुआ चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट आर। चार्ज कैरियर्स जो हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे ही करंट गुजारा जाता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर वो सोल्यूशन चेंज हो जाता है, तो उनको हम आइंस कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद होते हैं। राइट बेटा, इसमें अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 28th में बेटा लिखा हुआ है आ रियोस्टैट कैन ऑपरेट एज। आपको पता है रियोस्टैट को 2-3 मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन है इट इज़ पोटेंशियल डिवाइडर। राइट, तो आपने दो इसके मकसद पढ़े में, एक आपने पढ़ा था एज वेरिएबल रेजिस्टर, दूसरा आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है इट इज़ चार्ली ऑप्शन, जो कि पोटेंशियल डिवाइडर है। बेटा 29th एमसीक्यू में लिखा हुआ है द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, और बाकी जितने भी रिलेशन हैं ये आपके पास रॉन्ग रिलेशन है। इस रिलेशन को रीअरेंज करके भी आपने देखना क्या इनमें से कोई रिलेशन बनता है। अगर रीअरेंज करने पे इनमें से कोई रिलेशन बन जाता है तो वो बोथ का ऑप्शन भी आपके पास आ सकता है, इसलिए आपने उसको देखना होगा। राइट, तो आपके पास यहाँ जो फॉर द टाइम बिंग राइट ऑप्शन बन रहा है वो आपके पास अल्फा है। V इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस IR। ये I इंटू स्मॉल r बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, उसकी वैल्यू है। जी 30 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 1/4 ओहम इज। वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जो है ऑब्टेन होगी क्या करके, 50 रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट करके। इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में, ये आपने बताना है। ठीक है, अगर तो इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंसेस 1/4 ये इंक्रीज होगी। आपको पता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है। तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस पूछा है तो आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और ये रेजिस्टेंसेस एक जैसी हैं और कितनी है 50 हैं, तो इस वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पे डिवाइड कर दें, यानी कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि 1/4 है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जो कि 50 है। अगर आप एक जैसी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पे डिवाइड कर
देंगे। जैसे ही आप इसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/4/50 आएगा, और 4 नीचे उतरकर 50 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 200 बन जाएगा। तो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा 1/200। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है एक जैसी रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने का, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू देती हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात की जा रही होगी तो आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात की जा रही होगी तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सिंपली ऐड हो जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन बेटा बनेगी अल्फा ऑप्शन 1/200 ओम। 31 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ द कलर ऑफ स्ट्रिप्स ऑन अ कार्बन रेजिस्टर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट आर येलो, ब्लैक एंड रेड रिस्पेक्टिवली इट्स रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंस आप नॉर्मली किससे फाइंड करेंगे? उसी कलर कोडिंग वाले टेबल से फाइंड करेंगे। जो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? ये आपके पास बेटा वैल्यू आएगी 4000 ओहम, जिसको 4 किलो ओहम भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है बेटा वो बीटा ऑप्शन है 4 किलो ओहम। इसको निकाल के देखिएगा जरा जी। 32 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग ऑन रेजिस्टेंस इट्स टॉलरेंसेस। अगर चौथा बैंड नहीं है तो उसकी रेजिस्टेंस आपको पता ऑब्वियसली 20% होती है। ये इस टॉपिक में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं जी बेटा। 33 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन। ठीक है, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, उसको मेजर किया जाता है पर केल्विन में। ये पहले भी एक एमसीक्यूज में हम देख चुके हैं कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका यूनिट पर केल्विन आ रहा है। इसका मतलब देयर इज ओनली वन पैरामीटर ऑन विच द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज डिपेंडिंग अपॉन, राइट, दैट इज टेम्परेचर। तो इसका यूनिट क्या है? पर केल्विन, राइट बेटा, क्योंकि बटे में आता है, डिनोमिनेटर में आता है स्मॉल टी राइजिंग टेम्परेचर, जिसकी वजह से इसका यूनिट पर केल्विन बनता है। ये 34 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कंडक्टर के अंदर कितनी होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको पता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो बीटा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है जी बेटा। 35 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है द करंट इन विच flows from a point at higher potential to a point at lower potential is called। वो करंट जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब वो कन्वेंशनल करंट होगा। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक तो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली, इट मीन्स कन्वेंशनल करंट इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जी बेटा। 36 देखिएगा, लिखा हुआ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। आपको पता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, जो कि डेल्टा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है, यानी कि लास्ट ऑप्शन जी बेटा। 37 देखिएगा, लिखा हुआ है इन कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स। ऑरेंज कलर आपने वो जो टेबल है वहाँ से ऑरेंज कलर की कोडिंग बतानी है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है उसको याद करने का, दैट इज BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन। तो वहाँ जो O है वो O सिंबल 4th नंबर पे आता है, जिसका जो कोड है वो 3 है। तो अल्फा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है, राइट, क्योंकि कोडिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए अगर वो 4th नंबर पे आता है तो उसका कोड एक कम लेना है आपने, जो कि 3 होगा। 38 इसमें लिखा हुआ रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ सिल्वर बैंड इज। आपको पता है रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस है इन केस ऑफ सिल्वर बैंड, अगर चौथा बैंड सिल्वर बैंड आता है वो 10% है। ये तो ज़बानी रट्टे वाली बात है, तो आपके पास जो अल्फा ऑप्शन है इट इज़ राइट ऑप्शन 10%। जी बेटा 39 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ इन गैसेस द चार्ज कैरियर्स आर। गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आइंस होते हैं, यानी कि जो गैसेस है नॉर्मली आइंस की शक्ल में और या इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में एज चार्जेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो इसमें चार्ज कैरियर्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स या आइंस होते हैं, तो बीटा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है जी बेटा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इसका जो सबसे पहला इसका टॉपिक है उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसका टाइटल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के बारे में आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं, यानी कि करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करने वाले जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, तो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना है उसको हम स्टडी करेंगे किसकी मदद से, इस ब्रांच की मदद से जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्जेस आर करंट, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि मूविंग चार्जेस या करंट के साथ एसोसिएटेड है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे। जी बेटा इसका जो
जी बेटा, इसका जो पहला टॉपिक है, इट इज करंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जी बेटा, इसका जो पहला टॉपिक है उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में दिया हुआ है। उस टॉपिक का जो टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक ऐसी लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसको आप क्या करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये जो अटेम्प्ट थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दी, जो साइंटिस्ट जिसका नाम था प्रोफेसर ऑस्टेड, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मूविंग चार्ज यानी कि करंट इन 1820, यानी कि 1820 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम ऑस्टेड था, उसने चार्जेस की मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने की सबसे पहली अटेम्प्ट की और उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। लेकिन कैसे किया उसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से देखने जा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड ने परफॉर्म किया था और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको इस डायग्राम से समझा दूं। एक आपने कार्डबोर्ड लिया हुआ है इस रेक्टेंगुलर शेप का और उस कार्डबोर्ड के दरमियान में एक सुराख करके एक कंडक्टर को गुजारा गया। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये कंडक्टर है जो कि इस कार्डबोर्ड में सुराख करके गुजारा गया है और ये कनेक्शन वायर्स हैं और ये कनेक्शन वायर्स बैटरी के जरिए इस पर्टिकुलर कंडक्टर के साथ कनेक्टेड हैं। जी, जैसे ये बैटरी का करंट इस कंडक्टर में से गुजरेगा तो इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए उसने मैग्नेटिक कंपासेस का इस्तेमाल किया। ये वो कंपासेस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इंडिकेशन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिव होती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इनके आसपास से गुजरती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। और इसी कंपासेस को जो सेलर्स हैं यानी कि बहरी जहाज चलाने वाले समुंदर के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, अपने पाथ को फॉलो करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, इसी तरह के मैग्नेटिक कंपासेस को इस कंडक्टर के चारों तरफ इस तरह से रख दिया गया। जैसे इसमें से करंट गुजरा, इन मैग्नेटिक कंपासेस की डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी सराउंडिंग में पैदा हो रही थी, तो उसकी डायरेक्शन में ये नीडल्स की डायरेक्शन जो है वो अलाइन होगी। इनकी नीडल्स की जो डायरेक्शन है उसका अलाइन हो जाना इस बात का सबूत था कि इसकी सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑब्वियसली क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिव कंपासेस थी तो वह मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इन नीडल की डायरेक्शन की मदद से आप निकालने के काबिल हो गई। जो आपको यहाँ नजर आ रहा है करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मैग्नेटिक कंपासेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइंड है, राइट। और ये जो इनकी डायरेक्शन का तब्दील होना इस बात का सबूत है कि इसकी सराउंडिंग में एक फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से इन कंपासेस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और इन कंपासेस के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्सर्ट हो सकती है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इट मींस इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स अगर मौजूद है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और इन नीडल्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया गया। जो यहाँ हमने लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, कंसीडर अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर दैट इज पास वर्टिकली थ्रू अ होल इनसाइड अ कार्डबोर्ड। ये मैंने आपको अभी बताया कि इस कॉपर वायर को इसमें से गुजारा गया जो कि कंडक्टर है, इन दैट केस सुराख करके गुजारा गया इस कार्डबोर्ड में से। नंबर 2 लिखा हुआ है, place some magnetic compasses needles around this conductor along a circular path with the center at wire, यानी कि इसके इर्द गिर्द कंपासेस रखी गई और उन कंपासेस को एक सर्कुलर फॉर्म में रखा गया और उसका जो सेंटर था वो तार थी जो तार कॉपर की बनी हुई और इस कार्डबोर्ड के अंदर से गुजारी गई, यानी कि ये जो सुराख है, ये जो तार जहाँ से गुजरी, ये सेंटर था इन तमाम की तमाम कंपासेस का जो कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस तार के इर्द गिर्द लगाई गई। जी, थर्ड वन लिखा हुआ, ऑल नीडल विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, यानी कि तमाम नीडल्स पहले नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, when a heavy current is passed through the wire, the needles are deflected along the tangent to the circle, यानी कि जैसे ही इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हुआ तो इन निडल की डायरेक्शन इस सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही थी। देखिए ये निडल ऊपर को जा रही है, टेंजेंट बनाएगी सर्कल के साथ, ये निडल लेफ्टवर्ड जा रही है, टेंजेंट बनाएगी सर्कल से, ये डाउनवर्ड जा रही है, ये भी टेंजेंट बनाएगी सर्कल के साथ, ये राइटवर्ड जा रही है, ये भी टेंजेंट बनाएगी सर्कल के साथ। तो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ये निडल सारी के सारी इस सर्कल के साथ सर्कुलर पाथ के साथ अलाइंड हो गई जो सर्कुलर पाथ के अंदर इसको आपने रखा था, राइट। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ आई इन द वायर इज रिवर्स्ड, जैसे ही आपने क्या किया, करंट नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करवाया तो इन नीडल की डायरेक्शन भी क्या हो गई, इन नीडल की डायरेक्शन भी उसके मुताबिक रिवर्स हो गई। अगर वो पहले आपके पास एंटी क्लॉकवाइज थी तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होने की वजह से ये क्लॉकवाइज हो गई, राइट। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से इस वायर के अक्रॉस या इस कंडक्टर के अक्रॉस पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है,
तब्दील हो जाती है। तो उस तब्दीली को फाइंड करने के लिए उन्होंने आगे एक रूल दिया है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इफ द करंट थ्रू द वायर इज स्टॉप्ड, अगर करंट वहां से गुजारना बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए इस बैटरी को, तो क्या होगा? द नीडल्स अगेन इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नीडल दोबारा से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि रैंडम डायरेक्शन में आ जाएंगी, और इनकी रैंडम डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी। ये जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, इससे पता चल रहा है कि जब कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरता है तो करंट की वजह से, मूवमेंट, चार्जेस की मूवमेंट की वजह से उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। तो इस तजर्बे से या इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई, कहाँ से पता चला? मैग्नेटिक कंपस से पता चला, क्योंकि इनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंडर क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। जी बेटा, नंबर 2 पे लिखा हुआ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सर्कुलर। जाहिर बात है कि ये आपके पास एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक नीडल की जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर थी, तो उससे पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी कैसी है? वो भी सर्कुलर है, उस कंडक्टर के अराउंड जहां से करंट गुजरा, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी। जी, थर्ड लिखा हुआ द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज द करंट पासिंग थ्रू द वायर। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस तार के क्रॉस या उस कंडक्टर के क्रॉस तब तक मौजूद रहेगी जब तक उसमें से करंट गुजर रहा है। जैसे ही आप करंट का गुजारना इसके अंदर से बंद करेंगे, नीडल दोबारा से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी, रैंडम डायरेक्शन में आ जाएंगी, और आपको पता लग जाएगा कि अब इसके इर्द गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि नीडल एक सर्टेन डायरेक्शन से रैंडम डायरेक्शन में आ गई है, नॉर्थ से साउथ। जी बेटा, अब इसी डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल क्या है? आपने क्या करना है? आपने इरेक्टेड अंगूठा रखना है करंट की डायरेक्शन में, और ग्रैस्प करना है उस कंडक्टर को। जैसे आप उस कंडक्टर को ग्रैस्प करेंगे तो आपके पास जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात करें, इस वक्त करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर अंगूठा मैं ऊपर की तरफ रखूं और राइट हैंड के साथ में इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करूं कुछ इस तरह से, तो मेरे पास कर्लिंग फिंगर जो होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगी? कर्ल करेंगी। इसका मतलब यहाँ जो फील्ड पैदा हो रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आता है, तो अंगूठा मेरा फिर डाउनवर्ड चला जाएगा। उसके मुताबिक अगर मैं इस कंडक्टर को ग्रैस्प करने की कोशिश करूंगा तो वो डायरेक्शन आपकी आएगी क्लॉकवाइज। राइट बेटा, तो करंट की डायरेक्शन तब्दील होने से मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके इर्द गिर्द पैदा हो रही थी, मैग्नेटिक कंपसेस हमें इस बात की इंडिकेशन देंगी क्लॉकवाइज होने के बाद कि उसकी डायरेक्शन भी क्या हो चुकी है? तब्दील हो चुकी है। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जिसका टाइटल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने एक क्वेश्चन की शक्ल में लिखा हुआ है जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। हाउ वुड यू फाइंड द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका जो टाइटल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके टाइटल को देखते ही हमें एक चीज़ समझ आ जाती है कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या चाहिए? करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अगर अंदर रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, और वो रिलेशन क्या है उसको हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। जी बेटा, इस मकसद के लिए सबसे पहले हम लेट करने जा रहे हैं। लेट हमारे पास वो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, जिसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर का नाम दे रहे हैं, और वहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और वो कैसे मौजूद है और उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या है, उसकी फील्ड की डेंसिटी कितनी है, उसको हम नीचे डायग्राम में डिस्कस करेंगे, और उसको दरमियान में रख दिया गया। इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सेटअप किस तरह से रखा गया। उसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है आ करंट कैरिंग वायर। ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है बेटा। That is moving on a pair of conducting copper rails lying between the poles of horseshoe magnet inside a field pointing vertically upward। मतलब यहाँ आपने एक होर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है, और फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और उस फील्ड के अंदर आपने दो कॉपर की बनी हुई कंडक्टिंग रेल्स रखी हुई। ये आपको नज़र आ रहा होगा,
दीज आर कंडक्टिंग रेल्स मेड ऑफ कॉपर, और इसके ऊपर एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है और ये कंडक्टर मूवेबल है इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर, राइट। और यहाँ से जो फील्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड आपके पास आपको नज़र आ रही है। इस बी सिंबल से आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और फील्ड के साथ इस कंडक्टर का बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, राइट बेटा। व्हेन अ करंट आई इज पास्ड थ्रू द कॉपर रॉड, ये आपके पास कॉपर रॉड है, इट स्टार्ट्स मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। जैसे इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू होगा तो चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। अब वो फोर्स जो कि हम यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं, ये वही फोर्स है जो कि इसके टाइटल में लिखी हुई है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सपेरिमेंटली जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया तो पता चला कि फोर्स चंद एक पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है। अब वो पैरामीटर्स कौन कौन से थे उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन कंटेनिंग द रॉड। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस प्लेन के ऊपर, जो कि प्लेन वो वाली प्लेन है जहाँ ये कंडक्टिंग रेल्स और ये पर्टिकुलर कंडक्टर मौजूद है जो कि कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर मूवेबल है, उस प्लेन के ऊपर इस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। ये वो प्लेन है जहाँ ये पूरा सेटअप मौजूद है और इस प्लेन के ऊपर जो ये फील्ड है ये परपेंडिकुलर है, राइट बेटा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर गिवन बिलो, यानी कि आपने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर आपको कुछ रिजल्ट्स मिले, जिसमें सबसे पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लग रही है वो इस कंडक्टर और फील्ड के दरमियान पाए जाने वाले एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, जो कि इस केस में जो कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है वो 90 डिग्री है, राइट। क्योंकि यहाँ आपने इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ और फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। फील्ड और इस कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर पाए जाने वाले कंडक्टर के दरमियान जो बनने वाला एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री एट दिस टाइम। अगर ये एंगल 90 की बजाय अल्फा हो, यानी कि कोई जनरल वैल्यू ले ली जाए, तो ये साइन ऑफ दैट एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। यानी कि जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो उस एंगल के साइन के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स। तो ये अल्फा वो एंगल है जो कि इस कंडक्टर और फील्ड के दरमियान बन रहा है। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बन रहा है, राइट बेटा। तो ये साइन अल्फा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स। इसी तरह से जब इसके अंदर करंट गुजारा जाता है तो अगर बैटरी हम बड़े साइज़ के लगा दें और करंट ज़्यादा गुजारना शुरू कर दें तो ये तेज़ी से कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर ये कंडक्टर मूव करना शुरू कर देता है। और ये कैसे मूव करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो हम राइट हैंड रूल के जरिए निकालेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही आप क्या करेंगे, करंट इंक्रीज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स बढ़ जाएगी और ये तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगा ओवर दीज रेल्स, क्योंकि ये इसके ऊपर मूव कर सकता है। इसी तरह से अगर हम कंडक्टर की जो लेंथ है, यानी कि ये जो कंडक्टर की जो लेंथ है इसको बढ़ा दें, इस कंडक्टर की लेंथ के बढ़ने से भी इस पे लगने वाली फोर्स में इजाफा हो जाता है। यानी कि कंडक्टर की लेंथ के साथ भी फोर्स का ताल्लुक क्या निकला, डायरेक्ट निकला। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पता चला। और जो ये हम रिजल्ट्स यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम जो रिजल्ट्स लिख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स है, जो एक्सपेरिमेंट आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। तो ये हमने यही बात लिखी हुई है, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो ये सारे के सारे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर। ये हम बात ही नहीं कर रहे, ये एक्चुअली आपको इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में सारी बातें समझ आ रही हैं। तो इसी तरह से जैसे ही मैग्नेट को हमने बढ़ाया, मैग्नेट की फील्ड को बढ़ा दिया, तो मैग्नेट की फील्ड को बढ़ाने से, यानी कि जो होर्सशू मैग्नेट जिसके दरमियान या यू शेप मैग्नेट जिसके दरमियान ये सेटअप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये फील्ड वर्टिकल है, तो उसकी अगर वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया जाए, फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए, कोई ऐसा मैग्नेट इस्तेमाल कर लिया जाए जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उस स्ट्रेंथ के बढ़ने से भी उस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स में इजाफा हो जाता है। यह हमें कैसे पता चला, ये भी हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि फील्ड के इंक्रीज़ कर देने से इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स वो इंक्रीज़ कर जाती है। फोर्स के इंक्रीज़ होने का हमें कैसे पता चलेगा, इस कंडक्टर की मूवमेंट में तेज़ी आ जाएगी। अगर ये तेज़ी से मूव करेगा इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा ओवर दीज रेल्स तो ऑब्वियस सी बात है इस पे लगने वाली फोर्स कम है। अगर मैं इन तमाम के तमाम पैरामीटर्स को जिनके ऊपर ये फोर्स डिपेंड कर रही है उनको इकट्ठा करके एक रिलेशन देखना चाहूँ तो वो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड साइन ऑफ दैट एंगल विच इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर, राइट। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं यहाँ इक्वल का साइन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ K आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट्स में K की वैल्यू निकाली जाए तो वो यूनिट ही आएगी, K की वैल्यू 1 निकलेगी। इन केस ऑफ SI यूनिट्स तो K की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट करूँ तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। यहाँ K मौजूद है लेकिन K की वैल्यू यहाँ 1 है,
राइट। यहाँ से मैं मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू इट। यानी कि यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो बी की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई एल और साइन अल्फा एफ के नीचे जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई एल और साइन अल्फा को जब मैं एफ के डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो आपके पास बी की डेफिनेशन बन जाएगी, जो कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। वो डेफिनेशन क्या बनती है, अगर मैं इसको डेफिनेशन को देखूँ और इस फॉर्मूले को देखूँ, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ। यहाँ जो लेंथ है वो मैंने क्या कंसीडर कर ली है, 1 मीटर, राइट। 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल। ये जो अल्फा है इसको मैंने 90 डिग्री कंसीडर कर लिया, तो साइन अल्फा गायब हो जाएगा क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 विल गिव यू 1। तो 1 मीटर अगर मैं लेंथ ले लूँ उस कंडक्टर की, जिस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, इन दैट केस आपके पास क्या होगा, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू इट। ये जो करंट है इसकी वैल्यू को अगर मैं 1 एम्पीयर ले लूँ, एट दैट टाइम जो आपके पास फोर्स लग रही होगी उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी का नाम देंगे या मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास इस रिलेशन के मुताबिक आप डिफाइन कर सकती हैं जी। इसका जो यूनिट है वो आपके पास टेस्ला है, और टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था। तो टेस्ला कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको पूरा लिखा जाए तो आपको पता है कन्वेंशन के मुताबिक जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, स्मॉल टी के साथ इसका पूरा नाम लिखा जाएगा जब इसको एज यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। तो डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स का यूनिट क्या होता है 1 न्यूटन, करंट का क्या होता है 1 एम्पेयर, लेंथ का क्या होगा 1 मीटर। तो ये आपके पास 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर ये बराबर आ जाएगा किसके, 1 टेस्ला के। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम टेस्ला की डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और टेस्ला एसआई यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, जिसको हम बी कहते हैं, राइट। तो साइन अल्फा 1 होगा। साइन अल्फा 1 क्यों होगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलरली रखा हुआ है फील्ड के साथ किसको, कंडक्टर को, राइट। ड्यू टू 90 डिग्री एंगल इट इज इक्वल टू व्हाट 1। तो टेस्ला की डेफिनेशन क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये 1 मीटर लेंथ आपको नजर आ रही होगी, राइट। 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको राइट एंगल भी नजर आ रहा होगा, एंगल राइट एंगल होगा तो ये साइन 90 यहाँ को 1 देगा। तो राइट एंगल वो प्लेस किया गया टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पीयर करंट पासिस थ्रू इट। जब 1 एम्पीयर करंट उसमें से गुजर रहा होगा, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तब आपके पास उस वक्त जो फील्ड की डेंसिटी होगी या फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो 1 टेस्ला के बराबर होगी, जो कि 1 न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर के बराबर है जी। आपको पता है फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर मैं फोर्स को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा एंगल को खत्म कर दूँ तो आपको पता है साइन कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान है, तो कंडक्टर की लेंथ और फील्ड की डेंसिटी के दरमियान है। फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता है कि अपवर्ड है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, राइट, जो कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ये पूरा सेटअप पड़ा हुआ है जी। ये जो एंगल आपके पास बन रहा है साइन अल्फा, ये साइन अल्फा को अगर हम यहाँ से खत्म करें तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस साइन अल्फा को खत्म करके हम इसको एज क्रॉस प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस साइन अल्फा को खत्म करूँ तो साइन अल्फा को खत्म करने पे मेरे पास वो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि लेंथ और फील्ड के दरमियान आ रहा है, एल क्रॉस बी। अब आप हैरान हो गए कि लेंथ तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के दौरान एज वेक्टर किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यहाँ आपके पास एल को एज डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है, और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ अगर मैं इस बैटरी को देखूँ तो इस बैटरी में से ये पॉजिटिव से करंट निकलेगा, और यहाँ से इस डायरेक्शन में इस कंडक्टर में से गुजरता हुआ आपसे अवे जा रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब ये जो डायरेक्शन करंट की है तो आप लेंथ की डायरेक्शन भी यही लेंगे, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर से जाते हुए करंट सिर्फ सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम करंट की डायरेक्शन में एज वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा हम लेंथ की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो आपके पास यहाँ लेंथ को एज वेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लेंथ एक डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एल क्रॉस बी आपके पास लगने वाली फोर्स का रिलेशनशिप आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। तो आपके पास ये वेक्टोरियल फॉर्म है उस फोर्स की, जो फोर्स उस करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर लग रही है, कब, जब उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, राइट। अब यहाँ एक राइट हैंड रूल है
जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप इस फोर्स की लगने वाली डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। एक राइट हैंड रूल तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जो आप फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं कि फर्स्ट वेक्टर को आप सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाएं तो इरेक्टेड थंब आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और रूल है, राइट हैंड पाम रूल। अगर थोड़ा सा गौर करें, ये आपके पास राइट हैंड पाम रूल है। आप अपना सीधे हाथ को इस तरह से रखें जिस तरह से आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। तो जो हथेली होगी वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में आपने रखना है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, यहाँ करंट पॉजिटिव से निकलकर जब यहाँ से ऐसे जाएगा तो आप अपनी जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे। तो हथेली आपकी राइट हैंड की राइट साइड पे आ रही होगी, तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है कि उसको राइट साइड पे शो किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि पाम आपकी राइट साइड पे हो जाएगी जब अंगूठा आपका यहाँ से इस तरफ यानी कि करंट की डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। तो जो उंगलियां हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में हो। फील्ड कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो अगर मैं इस हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे रखूं, हथेली मेरी ऑटोमेटिकली किस तरफ आ जाएगी? अगर मैं अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होगी, और वो डायरेक्शन किसकी होगी? फोर्स की होगी, अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंड रूल। राइट हैंड पाम रूल इसे कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा रूल है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप लेंथ को, और लेंथ करंट की डायरेक्शन में आपने लेनी है, लेंथ को फील्ड की तरफ रोटेट करवाएं तो अंगूठा आपका जिस डायरेक्शन में होगा वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। और एक रूल ये वाला है, यानी कि इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप दो राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राइट हैंड रूल को हम कहते हैं पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, और इस राइट हैंड रूल को हम कहते हैं राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने राइट हैंड रूल लिखा हुआ, रोटेट एल टू कोइंसाइड विद बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, curl the fingers of right hand along the direction of rotation, the erected thumb points the direction of force। यानी कि जो erected thumb है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस फोर्स को वेक्टोरियली फाइंड कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। जी बेटा, ये तो थी फोर्स एक ऐसे कंडक्टर के ऊपर जिसमें से करंट गुजर रहा है और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है। तो उस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स का रिलेशन उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने निकाल लिया है। और इसलिए इस टॉपिक का जो टाइटल है वो यही है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये सारी जो आपने यहाँ ये वैल्यूज देखी हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखी हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो फोर्स है जो कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए लग रही है, वो इन तमाम पैरामीटर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दीज आर एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स, राइट बेटा। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।